सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Nawazir again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल कंक्रीट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें आ जाता है स्पेशल कंक्रीट्स। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो नॉर्मल कंक्रीट है उसका डेड वेट कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, देखेंगे 22 से लेकर 26 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। जैसे हमारे पास आरसी का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, पीसीसी का होता है 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये इसी रेंज में लाई करता है। जो हमारे पास जो नॉर्मल कंक्रीट है उसका डेड वेट इतना होता है। अब इससे डेड वेट की वजह से क्या हो जाता है कि जो सेल्फ वेट है स्ट्रक्चर का वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो है अनइकोनॉमिकल बन जाता है। कुछ प्लेसेस हमारे पास ऐसी होती है जहां पे हम नॉर्मल कंक्रीट को यूज नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट प्लेसेस वी हैव टू यूज द कंक्रीट्स दैट आर नोन एज स्पेशल कंक्रीट्स। तो उन कंक्रीट्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशल कंक्रीट्स कहते हैं। इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस प्लेस पे हम कौन से टाइप का स्पेशल कंक्रीट यूज करते हैं। सो नीचे हम देखते हैं पहला जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेशल कंक्रीट। अब स्पेशल कंक्रीट जो है कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। अब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग क्या होता है कि कंक्रीटिंग ऑपरेशन बिलो 5 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। कोई ऐसी जगह होगी जहां पे टेम्परेचर जो होगा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, तो वहां पे जो हम कंक्रीटिंग करेंगे तो डेट कंक्रीटिंग इज नोन एज कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। तो कंक्रीटिंग बिलो 5 डिग्री आर नॉट रिकमेंडेड विदाउट स्पेशल प्रिकॉशंस। तो जब भी किसी प्लेस का टेम्परेचर जो है बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसी जगह पे कंक्रीटिंग करने के लिए पहले हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं, फिर जाके हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे कंक्रीटिंग कर सकते हैं। अगर हम वहां पे कंक्रीटिंग कर देंगे तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो सेटिंग टाइम है वो डिले हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जो सेटिंग टाइम है उसको काफी ज्यादा लग जाएगा सीमेंट को। अर्ली फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट जो है फ्रीज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होगा। कि टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होगा तो इसके लिए जो बेस्ट सीमेंट हमारे पास माना जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, क्योंकि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इन फर्स्ट 24 आवर्स। इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सेलरेटर। तो फर्स्ट 24 आवर्स में ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन को जनरेट करता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सेलरेटर, कि जब हम हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज करेंगे किसी जगह पे तो वहां पे हमें एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स प्रिवेंट थॉइंग एंड फ्रीजिंग। तो इसमें जो हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, आपको पता है कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स का क्या काम होता है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना और स्ट्रेंथ को भी थोड़ी बहुत इंक्रीज करना। तो अगर हम एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स इसमें यूज करेंगे तो वो थॉइंग और फ्रीजिंग को भी प्रिवेंट करते हैं। अब एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 7861 पार्ट सेकंड 1981 कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस दिए गए हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। जब भी हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करेंगे तो वहां पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने क्या करना है, स्टैक करना है वुडन प्लेटफॉर्म्स पे। जो टेम्परेचर होना चाहिए वहां पे जहां पे हम इंग्रेडिएंट्स को मतलब स्टैक करेंगे 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में हमने टेम्परेचर वहां पे मेंटेन करना है। अब वाटर शुड बी हीटेड बिलो 60 डिग्री एंड एग्रीगेट्स एटसेट्रा। तो जो भी हम वाटर मिक्सिंग के लिए यूज करेंगे कंक्रीटिंग के लिए उसको हमने एटलीस्ट 60 डिग्री तक उसको क्या करना है, हीटअप करना यूज करने से पहले। और जो एग्रीगेट्स है उनको भी हीट करना है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो कंक्रीट होगा उससे रैपिड सेटिंग हो सकती है। रैपिड सेटिंग में ये चीजें हेल्प कर सकती है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास हॉट वेदर कंक्रीटिंग। अब हॉट वेदर कंक्रीटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कंक्रीटिंग अबव 40 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो दैट कंक्रीटिंग इज नोन एज हॉट वेदर कंक्रीटिंग। अब इसके इफेक्ट्स क्या है ये तो आप खुद भी बता सकते हो। वाटर डिमांड ज्यादा होगी, वहां पे रैपिड लॉस ऑफ हीट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ज्यादा क्यूरिंग पीरियड चाहिए वगैरह वगैरह। अब एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 7861 पार्ट फर्स्ट इसमें क्या होना चाहिए कि जब भी हम हॉट वेदर कंक्रीटिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, कंसल्टेशन फ्रॉम फॉरकास्ट डिपार्टमेंट। जो भी फॉरकास्ट डिपार्टमेंट होगा वहां से हमें पहले कंसल्ट करना पड़ता है कि हमारा टेम्परेचर जो है कहाँ की तरफ जा रहा है, मतलब फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है, ये चीजें हमें पहले कंफर्म करनी है। परमानेंट क्यूरिंग अरेंजमेंट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉट वेदर कंक्रीटिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्यूरिंग परमानेंट होनी चाहिए। अगर हम क्यूरिंग कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो रैपिड लॉस ऑफ हीट होगा, उसकी वजह से क्रैक्स वगैरह श्रिंकेज वगैरह के चांसेस कंक्रीट में बढ़ जाएंगे। तो देयर शुड बी अ परमानेंट अरेंजमेंट फॉर क्यूरिंग। तो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रिकॉशंस बताए हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए, इसकी जो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए जो हम कंक्रीट यूज करेंगे अंडर वाटर के लिए 150 से लेकर 180 mm के बीच में होनी चाहिए। जो प्रोपोर्शन होगा फाइन एग्रीगेट्स का वो 45 से लेकर 50% ऑफ टोटल एग्रीगेट, मतलब टोटल एग्रीगेट का 45 से लेकर 50% जो रेशो होगा वो किसका होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट्स का होना चाहिए। अब कोर्स एग्रीगेट होंगे उनका साइज 20 mm से लेकर 40 mm के बीच में होना। वाटर सीमेंट रेशो शुड नॉट एक्सीड 0.6 से ज्यादा जो है वाटर सीमेंट रेशो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारे पास अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्लेसिंग एंड डिवॉटर्ड कफर डैम्स। इसमें हम क्या करते हैं, या तो इसको कैसन्स भी कहते हैं, कफर डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये तो आपको पता है कि बहुत कॉमन सी टर्म है, ये बड़ी बार आपने सुनी होगी। हम क्या करते हैं, कफर डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटर की डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए, फिर उसके बाद हम कंक्रीटिंग वहां पे करते हैं। ट्रिमाई मेथड जो है, द वर्ड ट्रिमाई इज जनरली
टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड हुपर। होता है कि एक टाइप की लॉन्ग पाइप होती है जिसका डायमीटर कहां तक होता है 25 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कंक्रीट को कैरी करते हैं अंडर वाटर। इसकी स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए 150 से लेकर 200 mm तक होनी चाहिए जो हम इसके लिए कंक्रीट यूज करेंगे। प्लेसिंग इन बैग्स, इसमें हम क्या करते हैं जो हमारे पास कंक्रीट होगा उसको हम बैग्स में डालते हैं और बैग्स के जरिए जो है उसको अंडर वाटर में यूज करते हैं। प्री पैक्ड कंक्रीट, अब प्री पैक्ड कंक्रीट में हम क्या करते हैं इसको हम जनरली ग्राउटेड कंक्रीट भी कहते हैं। इस टाइप की कंक्रीटिंग को हम जनरली हमारे पास वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स है जैसे डैम्स हो गए, हमारे पास स्पिलवेज हो गए, हेड कैनाल हेडवर्क रेगुलेटर्स वगैरह, वहां पे हम क्या करते हैं प्री पैक्ड कंक्रीटिंग का यूज करते हैं। विंसोल रेजिन जो हम इसमें ऐड करते हैं, विंसोल रेजिन तो आपको पता है वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एटलीस्ट अप टू 4% हम इसमें ऐड करते हैं। ड्रॉप बॉकेट मेथड, ड्रॉप बॉकेट मेथड जो कंक्रीटिंग है इसको हम जनरली स्मॉल कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल में इन मेथड्स को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप स्पेशल कंक्रीट हमारे पास जाता है वो हमारे पास है रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसको हम सिंपली RMC से डिनोट करते हैं। तो रेडी मिक्स कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट प्रिपेयर्ड एट बैचिंग प्लांट एंड आइदर मिक्स्ड एट प्लांट आर इन द ट्रक मिक्सर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट फॉर यूज। ये आपको पता है कि हमारे पास जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है उन्होंने एक अपना कंस्ट्रक्शन प्लांट रखा हुआ होता है जहां पे वो क्या करते हैं बैचिंग करते हैं मटेरियल की, फिर वहां पे उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन साइट तक उसको थ्रू ट्रक्स वगैरह या मिक्सर्स वगैरह उसको कैरी करके ले जाता है। आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको कैरी कर सकते हैं। तो रेडी मिक्स कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंक्रीट है जिसको हम क्या करते हैं बैचिंग प्रिपेयरिंग मिक्सिंग वगैरह कंक्रीट प्लांट है वहां पे सारा कुछ होता है, कंक्रीट को बैच करना, उसको मिक्स करना, वो मिक्स करने के बाद जो फिर उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं साइट पे ले जाके, और साइट पे हमें सिर्फ उसको क्या करना है यूज ही करना है। तो दैट कंक्रीट इज नोन एज रेडी मिक्स कंक्रीट। अब इन्वेंशन जो हमारे पास RMC की है सबसे पहले कहां हुई थी, जर्मनी में हुई थी इन 1903। आर्किटेक्ट जुर्जन हेनरिक मैगिन्स ने इसकी इन्वेंशन की थी। इन द ईयर 1907 ट्रांसपोर्टेशन टाइम कैन बी इंक्रीज्ड बाय वाइब्रेटिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो 1907 में उसने ये इन्वेंट किया, जब आपको पता है कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन प्लांट से साइट तक अगर हमने क्या करना है, जो हमारा मिक्सिंग प्लांट है और साइट के बीच में अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस होगा तो जो हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट है वो प्लांट से लेकर साइड तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उसको सेटिंग से बचाना है, क्योंकि अगर हम उसको सेटिंग से नहीं बचाएंगे तो वो तो सेट हो जाएगा ना। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, कंक्रीट को सेटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास दो ही अल्टरनेटिव्स होते हैं। यहाँ तो हम इसमें क्या कर सकते हैं रिटार्डर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास सिंपली है जिप्सम की कंसंट्रेशन या कोई और रिटार्डर्स में ऐड कर देंगे। तो यहाँ फिर उसने क्या बोला कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कंक्रीट फ्रॉम सेटिंग वी कैन इंक्रीज इट्स सेटिंग टाइम बाय वाइब्रेटिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। कि जब हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट तो उसको हम जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट को कंटिन्यूसली वाइब्रेट करके उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ RMC। अब रेडी मिक्स कंक्रीट हमारे पास जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास प्लांट मिक्स कंक्रीट, दूसरा आ जाता है हमारे पास ट्रांजिस्ट मिक्स कंक्रीट और तीसरा आ जाता है हमारा श्रिंक कंक्रीट मिक्स। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्लांट मिक्स कंक्रीट। प्लांट मिक्स कंक्रीट का मतलब होता है कि जो कंक्रीट की मिक्सिंग वगैरह होती है वो सारी कहाँ पे होती है, प्लांट में ही होती है। जो कंक्रीट प्लांट होता है वहीं से हम क्या करते हैं कंक्रीट को मिक्स करते हैं, फिर क्या करना है उसको ट्रांसपोर्ट करना और साइट पे यूज करना है। प्रिपेयर्ड एट बैचिंग प्लांट, जैसे यहाँ पे जो बैचिंग प्लांट होगी बैचिंग भी इंग्रेडिएंट्स की वहीं होगी और मिक्सिंग भी वहीं होगी। तो जब हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे एगिटेटर ट्रक्स के जरिए हम उसको क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन है 2 to 6 रोटेशन पर मिनट हमने उसको कंक्रीट को कंटिन्यूअस देनी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सेटिंग। दूसरा जाता है हमारे पास ट्रांजिस्ट मिक्स कंक्रीट। अब आपने देखे होंगे हमारे पास जो मिक्सर होते हैं जो ट्रक्स की फॉर्म में होते हैं जिनको हम ट्रक मिक्सर भी कहते हैं, उनके पीछे से जो मिक्सर लगा होता है तो उनमें जो इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे डेट इज नोन एज ट्रांजिस्ट मिक्स कंक्रीट। मिक्स्ड ऑन द वे, इनको एक्चुअली में ऑन द वे मिक्स किया जाता है। मोस्टली यूज अगर हम आजकल के टाइम में देखेंगे सबसे ज्यादा जो है यही यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बैचिंग होती है वो सेंट्रल प्लांट पे होती है, जो हमारा सेंट्रल मेन प्लांट है। मिक्सिंग कहाँ की जाती है, ऑन द वे की जाती है, जब हम उसको प्लांट से लेकर साइड की तरफ ले जा रहे होंगे। तो रोटेशन जो हमें इसको देनी होती है 4 से लेकर 16 रोटेशन पर मिनट हम इसमें देते हैं इस केस में, ट्रांजिस्ट मिक्स कंक्रीट के केस में। अब श्रिंक कंक्रीट मिक्स के केस में क्या होता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो पार्शली मिक्स्ड होते हैं बैचिंग प्लांट पे और पार्शली मिक्स्ड होते हैं ट्रांजिस्ट मिक्सचर में। तो मतलब दोनों पार्शली बैचिंग प्लांट पे भी मिक्स होते हैं और पार्शली ट्रांजिस्ट मिक्सचर में भी मिक्स होते हैं। जो हमारे पास ये ट्रक मिक्सर होता है इसका जो इंक्लाइंड ड्रम होता है उस इंक्लाइंड ड्रम को हम क्या कहते हैं कैनिस्टर्स, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कहां से लेकर कहां तक होती है 7 से लेकर 8 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीट वो आराम से कैरी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप इसमें जाते हैं हमारे पास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, या जिसको हम सिंपली स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट भी कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है SFRC। अब एंशिएंट में हमारे पास जो कंक्रीटिंग होती थी, जो हम एंशिएंट में कंक्रीटिंग करते थे उसमें जो मेन फोकस हमारे पास होता था वो किस पे होता था, स्ट्रेंथ पे होता था। लेकिन जो मॉडर्न कंक्रीटिंग हम करते हैं उसमें जो ये मेन फोकस हमारा किस पे होता है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस पे होता है। तो अब इन दोनों चीजों को एक ही टाइम में
किसी कंक्रीट में अचीव करना वो पॉसिबल नहीं था एंशिएंट कंक्रीटिंग में। थोड़ी बहुत कंक्रीट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ी सो दैट इट कैन अचीव बोथ स्ट्रेंथ एज वेल एज स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। तो जो फाइबर कंक्रीटिंग में हम क्या करते हैं कि फाइबर को एज ए माइक्रो रेनफोर्समेंट ऐड करते हैं। अब इससे क्या होता है कि फाइबर को एज ए माइक्रो रेनफोर्समेंट, अब रेनफोर्समेंट हम सिंपली स्टील तो यूज करते ही करते हैं, उसके अलावा भी हम करते हैं फाइबर को एज अ माइक्रो रेनफोर्समेंट हम ऐड करते हैं। अब इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है कंक्रीट में। ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। जो अननेसेसरी प्रॉब्लम जो भी अगर होती थी कंक्रीटिंग में, जैसे स्पेलिंग होगी, क्रैक्स वगैरह हो गया, श्रिंकेज वगैरह, वो सब क्या होती है, इससे रिड्यूस हो जाती है। अब जो मोस्ट कॉमनली फाइबर्स यूज किए जाते हैं कंक्रीट में आजकल के टाइम में, वो हमारे पास स्टील है, ग्लास है, एस्बेस्टस है, कॉटन है, नाइलिन, एरसिलिक, बेसाल्ट, क्वायर एटसेट्रा। दीज आर द मोस्ट कॉमन फाइबर्स। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं फाइबर्स, हम नीचे इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्टील फाइबर। जो स्टील फाइबर है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 275 से लेकर 2758 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इसमें जो डायमीटर होता है जो 0.25 से लेकर 0.75 mm तक इनका डायमीटर वेरी करता है। वॉल्यूम जो होता है इसका 0.25 से लेकर 2.5 बाई कंक्रीट वॉल्यूम, मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा उसका 0.25 से लेकर 2.5% जो होता है स्टील फाइबर का वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी कितनी होती है, 7.8 होती है। इनकी जो लेंथ होती है 25 से लेकर 50 mm तक इनकी लेंथ होती है। और अल्टीमेट इलॉन्गेशन इनमें कितनी होती है, 0.5 से लेकर 35% तक। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ग्लास फाइबर। अब ग्लास फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कहां से लेकर कहां तक वेरी करती है, 1034 से लेकर 3792 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इनकी जो अल्टीमेट इलॉन्गेशन होती है वो कहां से लेकर कहां तक वेरी करती है, 1.5 से लेकर 3.5% तक वेरी करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इनकी 2.5। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एस्बेस्टस फाइबर। अब एस्बेस्टस फाइबर जो है इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 551 से लेकर 965 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक वेरी करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी 3.2 होती है और अल्टीमेट इलॉन्गेशन इनकी कितनी होती है, 0.6%, मतलब वी कैन से इट अप टू 0.6%। तो इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.2 होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है इसमें सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर में इसकी होती है कि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 551 से लेकर 758 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है। अल्टीमेट इलॉन्गेशन होता है 0 से लेकर 25% तक और स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी 0.90 होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट हमारे पास जाता है वो हमारे पास है पॉलीमर कंक्रीट। अब पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है, किस टाइप के कंक्रीट होते हैं। अब देखो हमारे पास जो एंशिएंट कंक्रीट थे उनमें फॉर्मेशन ऑफ वाइड्स एक बहुत ही कॉमन चीज थी। वो एयर वाइड्स भी हो सकते थे और वाटर वाइड्स भी हो सकते थे। तो वाइड्स की फॉर्मेशन की वजह से कंक्रीट हमारे पास हो जाता था, पोरस हो जाता था और उससे जो कंक्रीट की इम्परमेबिलिटी थी उस पर इफेक्ट पड़ता था। कंक्रीट हमारा परमेबल हो जाता था तो उसकी वजह से उसकी जो लाइफ स्पैन है उस पर इफेक्ट पड़ता था। तो बट मॉडर्न कंक्रीटिंग में हमने क्या कर दिया, इस चीज को ओवरकम कर दिया। अब न्यू कंक्रीट जो हमारे पास मॉडर्न कंक्रीट है उसमें उसको हम पॉलीमर कंक्रीट कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इंडक्शन ऑफ पॉलीमर्स इन कंक्रीट, पॉलीमर्स को इंड्यूस किया जाता है कंक्रीटिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ वाइड्स वगैरह है ये सारे प्रिवेंट हो जाते हैं। अब ये जो इंडक्शन ऑफ पॉलीमर्स हम कंक्रीटिंग में करते हैं उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब इसको हम कितने मेथड से कर सकते हैं, एक तो रेडिएशन मेथड है, इससे भी हम कर सकते हैं। थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन मेथड से भी हम पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। कैटलिस्ट प्रोमोटर रिएक्शन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं कि पॉलीमर्स को कंक्रीट में इंड्यूस कर सकते हैं। अब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलीमर जो हम कंक्रीट में यूज करते हैं पॉलीमर कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए, इपॉक्सी है, एरसिलिक है, फ्यूरेन है, कार्बोमाइड है। ये कुछ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलीमर्स हैं जो कंक्रीट में यूज किए जाते हैं कंक्रीट को पॉलीमर कंक्रीट बनाने के लिए। तो उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट आ जाता है हमारे पास फ्लाई ऐश कंक्रीट। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया। सिलिका फ्यूम कंक्रीट ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया एडमिक्सचर्स में। फ्लाई ऐश एक टाइप का मिनरल एडमिक्सचर था। सिलिका फ्यूम कंक्रीट ये भी एक क्या था, मिनरल एडमिक्सचर था। इन ही मटेरियल्स को क्या किया जाता है, कंक्रीट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। सो द कंक्रीट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दीज मटेरियल्स आर नोन एज फ्लाई ऐश कंक्रीट एंड सिलिका फ्यूम कंक्रीट। तो इनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट्स व्हिच वी यूज इन नाउअडेज। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं